हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एन पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों फेस कर रहे हैं इंडिया में। तो उसके कुछ कारण हैं। आज मैं उसी बारे में चर्चा करूंगी कि लोग कैपेबिलिटी की बात तो करते ही हैं। कैपेबिलिटी एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। और दूसरा है डार्क साइड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे कि पॉजिटिव से क्या मतलब है, उसकी पॉजिटिव साइड क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। फिर हम नेगेटिव की बात करेंगे। तो पहला ये कि जब मैं अंडर ग्रेजुएट थी तो मैंने टीचिंग लाइन को चूज़ किया था। तो उसमें ये हुआ था कि मेरे खुद के टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत अच्छी और सुलझी व्यक्ति थी। और उनका जो मतलब जब वो अपनी बात रखती थी तो उस बात में सच्चाई होती थी। और इसके साथ ही साथ मतलब वो एक ऑनेस्ट लेडी हैं। उनका ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई आ रहा है तो मैं अपना नेचर बदल लूँगी। एंड अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइन मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकती तब तक जब तक उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की परमिशन ना हो। तो हुआ ये था, मैं जब वहाँ गई थी जॉब के लिए तो उन्होंने मेरे से ही पूछा था कि मैम आप क्या सैलरी लेंगी। तो मैंने कहा कि नहीं। और क्योंकि जो था वो ऑलरेडी मैं उस स्कूल के बारे में सब कुछ जानती थी। वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ के टीचर्स के बारे में सब कुछ जानती थी। बट मैंने अपनी आइडेंटिटी को जानबूझकर छिपा के रखा, इसलिए ताकि मैं सीख सकूं, ताकि वो सच में मेरे से ऑनेस्ट रहें। तो ये रीज़न था। और फिर उन्होंने कहा कि आप क्या सैलरी लेना चाहेंगे, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि पहले मैम आप मेरा डेमो देखिए, अगर आपको उसमें थोड़ा कुछ लगता है और जितना आप सबको देती हैं उतना तो आप वैसे भी देंगी, बट यदि आपको लगता है तो आप उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट ज़रूर करिएगा। तो वो हुआ भी वही। उन्होंने मुझे एक आध महीने नोटिस किया। डेमो तो एक दिन का ही होता है, सिलेक्शन तो मेरा हुआ ही हुआ। और उसके बाद एक महीने बाद मैंने उनसे कहा कि मैम मेरी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीमेंट अब कर सकती हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। और मेरे घर वाले भी खुश थे और मैं सीख रही थी और सीखती ही चली जा रही थी। मेरे कॉम्पिटिटर्स कभी कभी मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे और ये डिस्ट्रैक्शन मैंने इंजॉय भी किया है और आई थिंक उनने भी किया होगा। तो वो डिस्ट्रैक्शन जो माइंड में रहता है ना कि यार नहीं मुझे कम मिल रहा है कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं हो सकता है उनका एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा कम हो या किसी में वो आपसे आगे हो लेकिन आप पीछे हो। तो ये समझते हुए मैंने सोचा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कुछ अनफेयर हो रहा है। मेरे कॉम्पिटिटर्स ही मुझे बोला करते थे कि आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी सोचते थे ऐसा। मतलब हर किसी की ये राय थी कि अगर आप एजुकेटेड हैं, आप कोई सब्जेक्ट अच्छे से ले रहे हैं, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब आपकी टीचर इंक्रीमेंट कर सकती हैं। बट मैं खुश थी, मैं मेरे काम को एंजॉय करने में शुरू से विश्वास किया। और कुछ मेरे मन में भी संशय था कि ऐसा तो नहीं है कि बस सही हो। और वैसे भी वो तो अच्छी थी ही। तो मैंने सोचा कि अपनी बात रखने में जाता ही क्या है। लेकिन बात रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा कि मेरी ऑब्जर्वेशन में अगर वो चीज़ नहीं आ रही है और दूसरे की ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा आ रही है, मतलब दूसरा तो अच्छा अच्छा ही देख रहा है लेकिन मुझे मेरे में कोई कमी नहीं दिख रही है। बट मे भी हो सकता है क्योंकि मैं एक अंडर ग्रेजुएट थी और ना मेरे पास एक्सपीरियंस था। बट फिर भी मुझे लगता था कि शायद कुछ हो सकता है जो मैं चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने इसलिए एक दूसरे स्कूल में रिज्यूमे डाला। वो स्कूल जो था मेरे करंट स्कूल से थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होगा। और वहाँ के टीचर से जब मैं मिली
वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रही थी। जो किसी ने या तो नोटिस किया हो तो बताया नहीं, बट ठीक है। फिर उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा, रिज्यूमे देखकर उन्होंने मेरा स्कूल का नाम पढ़ चुकी थी, और वो स्कूल को बहुत क्लोज है उनके, मतलब वहाँ सभी लोगों को पहचानती हैं। इस बार कोई मुझे पहचानता है लेकिन मैं उसको नहीं जानती। बट हाँ, अ, एक जो मेरी आइडेंटिटी थी वो डायरेक्टली मुझे नहीं जानती थी, बट वो मेरे इन्वायरमेंट के बारे में समझती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि मुझे लगता है कि 1300 मेरे लिए सफिशिएंट था। यदि कोई मैं गलती करती, अगर मेरी कोई 1500 भी सैलरी होती तो उससे अगर थोड़ा लेस भी हो जाता तो वो इक्वल ही है ना उसके। तो उन्होंने कहा कि आप एक इंग्लिश टीचर हैं और आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकती हैं, और आपका जो ड्रेसअप है, ये ड्रेसअप यदि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट देखेगा, अच्छी ब्रांच वाला इंस्टीट्यूट देखेगा ना, तो वहीं से अलविदा बोल देगा आपको। मैंने बताया कि ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है आपकी कि आपके पास प्रॉपर ड्रेस नहीं है। प्रॉपर ड्रेस का मतलब मेरे समझ से तो बाहर ही था। मैंने कहा मैम मैं समझी नहीं, आप बता सकते हैं क्या? तो बोले प्रॉपर ड्रेस का मतलब है कि ये जो आपने कुर्ता, लहंगी और दुपट्टे को कंबाइन करके पहना है ना, ये वहाँ एप्लीकेबल नहीं है जहाँ आप इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके पास या तो प्रॉपर सूट होता या साड़ी पहन के जाते, और बीइंग अ टीचर तो साड़ी ही पहनना चाहिए था आपको। खैर आपको नहीं आती होगी तो आपने सूट पहन लिया, कोई बात नहीं, बट आपकी प्रॉपर ड्रेस और जो आपका एक एक्सपीरियंस है जॉब को लेकर बहुत कम है। हाँ आप फ्रेशर हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अब आप बताइए कि मैं क्या दूँ, क्योंकि मैंने सैलरी की बात उनसे जानबूझकर ही की थी, ये समझने के लिए कि हाँ कोई ना कोई तो बात 19-20 मेरे से छूट रही है। और ऐसे डायरेक्टली भी नहीं कहा था कि मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। मैं बिल्कुल वैसे ही गई थी जैसे मैं अपने फर्स्ट स्कूल में गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये सब देखते हुए मुझे तो लगता है कि आपको 1500 देना ही इनफ होगा। मैं 1500 ही देती, चाहे आप फ्रेशर होते या कोई होते, मेरे को भी सैलरी से कोई इशू नहीं है। हाँ बट आप जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि 1500 ज़्यादा है, कम है, या क्या है। तो मतलब ये मतलब मेरे लिए एक रिफ्लेक्शन था उस पर्सन की तरफ से कि हाँ देखो ऐसा होता है। और उसके बाद से मैंने जहाँ करंट स्कूल था वहीं जॉब कंटिन्यू की, और मैं इंग्लिश में ट्राई करती थी कि मैं वैसे वहाँ का इन्वायरमेंट बायलिंगुअल ही है, मतलब वहाँ के बच्चे समझ नहीं पाते हैं चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती थी कि थोड़ा ये भी हो जाता थोड़ा वो भी हो जाता, सो दैट मैं अपने स्टाफ से इंग्लिश में बात करती थी, और बाकी वहाँ जो लोग थे, बच्चे थे, उनसे हिंदी में ही बात करती थी। तो इस तरीके से मैंने अपने लाइफ में थोड़ा सा वो देखा कि क्या हमें जब जब हम जॉब करते हैं तो हम प्राइवेट गवर्नमेंट के बारे में क्यों सोचते हैं, हम डिग्रीज को एम्प्लॉयमेंट से क्यों कंपेयर करते हैं। तो यही होता है, एक्सपीरियंस जो है वो डिग्री से भी काउंट होता है और एनवायरनमेंट से भी काउंट होता है। उसके बाद कुछ समय बीता, somebody saying कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा सेटिस्फाइंग है रादर देन प्राइवेट जॉब। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हो सकता है सेटिस्फाइंग हो। तो मैंने बीएड किया, और बीएड करने का एक और रीज़न था कि मेरा एक्सपीरियंस इसमें डेवलप होता, और बीएड के बिना तो गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल नहीं थी। फिर ये हुआ, मैंने बीएड किया, और बीएड करने के बाद मैंने देखा कि वो 1300 की वैल्यू वाकई सफिशिएंट थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने तब सीखी। अब बात करते हैं डार्क साइड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसके बारे में लोग बहुत कम ही बात करते हैं। इस पे मैंने एक ब्लॉग पे लिखा हुआ है। तो डार्क साइड क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का?
टीचिंग लाइन में तो बड़ा सेटिस्फाइंग होता है कि कोई सा भी स्कूल चुन लीजिए, कहीं भी जॉब कर लीजिए, सब ठीक है। बट बहुत सारे केसेस में ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की डार्क साइड बहुत बेकार होती है। तो डार्क साइड में पहला चीज़ आती है, जिस तरीके से वो टीचर ने ही कहा था कि आप अपने आप को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई अगला आपको धक्के निकाल के बाहर कर देगा कि मतलब इनको तो कुछ आता ही नहीं है। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने ही प्रीवियस एक्सपीरियंस में मिस कर देते हैं। जैसे कंपनी लॉ, जैसे कि एक होता है ना कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, टीचिंग की हो, किसी मार्केटिंग की हो, या कहीं भी हो, तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। तो ये कंडीशन जानबूझकर आपके सुपीरियर्स आपको नहीं बताते हैं तब तक जब तक आप होश में नहीं हैं। मतलब यदि आप फ्रेशर हैं तो वो ये आपको कभी क्लियर नहीं करते कि हमारा इंस्टीट्यूट आपको इस शर्त पे जॉब पे रख रहा है, क्योंकि आप तो कहीं कहीं से भटकते हुए आ रहे थे, आपने कहीं छोटी जगह काम किया, या ये तो अपनी ही समझ वाली बात है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए, आपको चीज़ें मालूम होना चाहिए, जिस तरीके से फिर ये होता कि आपकी एक सिक्योरिटी बनी रहती। तो फिर वहाँ पे होता ये है, जब फ्रेशर्स जाते हैं जॉब करने के लिए, पहले उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और वो हाँ आपकी कैपेबिलिटी है उसकी रिस्पेक्ट वो बिल्कुल करते हैं। बट जो कैपेबिलिटी कहते हैं ना कि उनका काम पहले होना चाहिए, आपका बाद में होना चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ये टर्म्स एंड कंडीशन हाइड कर देते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो लॉ में लीगल भी हैं और इलीगल भी हैं, और दोनों होके भी नहीं भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है, हम ही लोगों ने अपने एक लॉ सब्जेक्ट में पढ़ा था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? इम्प्लाइड एक्सप्रेस का उल्टा होता है, यानी कि छिपा लेना। तो इसको क्या बोला जाता है वो जान लेते हैं। इम्प्लाइड का क्या मतलब है? एक बार हमारे लॉ के टीचर ने पूछा, अगर एक कूली है और आप स्टेशन पे खड़े हैं अपना सामान लेके, तो वो कूली तो अपना काम करेगा ही। अब उसने क्या किया, आपको देखा खड़े हो सामान के साथ भारी भारी, उसने सारा सामान उठा लिया और उठा के सीधा आपकी गाड़ी में रख दिया, और आपने उससे कुछ नहीं कहा। मतलब आप ये सोच रहे कि चलो ठीक है, ले जा रहा ले जाने दो। अब वो आपसे पैसे भी मांगेगा क्योंकि उसने अपनी सर्विस तो आपको दे दी, तो वो आपसे पैसे भी लेगा और उसका पैसा लेना जायज़ हो जाएगा। और क्योंकि आपने मना नहीं किया तो वो तो पैसे लेके ही जाएगा और वो लीगल होगा। तो अब आपकी उसमें मिस्टेक ये रही कि आप मना कर सकते थे ना। मतलब यदि इलीगल है तो उस हिसाब से आपको मना करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया। आप तो उसको देखते रहे, वो सामान भी रख के चला गया और आपको पता भी नहीं चला। और चलिए कोई परिस्थिति भी देख लेते हैं। फॉर सपोज आपको नहीं पता था, मतलब आपको बहुत बाद में होश आया कि मेरा सामान कोई लेके जा रहा है, और उसके बावजूद आप उसे मना नहीं कर सकते पैसे लेने के लिए, तो ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और ये वैलिड होता है। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयमेंट से जुड़ जाता है, आपके जॉब से जुड़ जाता है। जैसे टीचर्स, किसी टीचर ने आपको जॉब पे रखा या किसी ने भी आपको जॉब पे रखा, तो वो आपसे यही कहेगा कि आपने खुद तो बात नहीं करी हमसे, तो हम तो जो हमारा काम है हम तो वो करेंगे ही, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो हम रखेंगे ही। बट हाँ, यदि आपने बात रखी है, पहले रखी है, बीच में रखी है, फर्दर रखी है, तो वो लीगल है। यानी कि तब आप कह सकते हैं कि हाँ
मैं अपनी साइड से सही हूँ। तो ये होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, इस बार मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आप फ्रेशर थे, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको जॉब पे रखा गया, और एक नोटिस पीरियड भी जारी कर दिया जाता है कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन आप जॉब नहीं छोड़ सकते। वैसे ये इलीगल है, क्योंकि हालांकि बहुत लोग यही करते हैं, वो इसको लीगल बना देते हैं किसी भी तरीके से। तो वो कह देते हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, बट हाँ ये बात भी पहले हो जानी चाहिए। तो फिर वो नोटिस पीरियड जारी किया। फिर उन्होंने एक चालाकी की, उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, या आपकी सैलरी रोक दी, या कुछ भी जो माइंड गेम्स वो खेल सकते हैं वो खेला। और अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है सबूत होता है कि आप वहाँ काम कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, या जो भी। अब आप जब जॉब करते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये व्यक्ति हमारे काम का अब नहीं रहा, तो वो आपको निकाल देते हैं, ये कहकर कि आप केपेबल नहीं हैं। आपकी कोई भी छोटी मिस्टेक को बहुत हवा बना के बोल देते हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि यार मेरे से ही कोई गलती हो गई है, तो वो आपको कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप अपना रिज़ाइन डाल दीजिए और उसमें लिखिए कि आप अपनी इच्छा से जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने तो इच्छा से छोड़ी ही नहीं, और ना आप छोड़ना चाहते थे, वरना आप जाते ही क्यों। तो वो आपसे लेटर डलवाते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि आप अपनी इच्छा से जॉब छोड़ रहे हैं, जो कि इलीगल होता है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को विवश नहीं कर सकता जॉब छोड़ने के लिए, चाहे वो केपेबल हो या नहीं। और या तो एम्प्लॉय में कोई गलत बिहेवियर देखा गया हो तो उसे छोड़ने के लिए कहा गया हो। इस पे मैंने एक ब्लॉग लिखा है, तो आप उस ब्लॉग पे ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।